दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। गीता की शादी शिवराज पाल से हो जरूर गई थी, लेकिन वह उसकी जवानी की आग को बुझा नहीं पाता था। जब यह आग शोला बनकर भड़की तो उस दिन तारीख थी 10 मई 2021। सुबह के 8 बज रहे थे। जालौन जिले के थाना रामपुरा प्रभारी इंस्पेक्टर J.P. पाल थाने में ही मौजूद थे। उसी समय एक युवक ने थाने में प्रवेश किया। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा तमतमाया हुआ था, हाथ भी खून से सने थे। उसे उस हालत में देखकर J.P. पाल ने पूछा, कहाँ से आए हो और तुम्हारे हाथ में ये खून कैसा? साहब, मैं रामपुरा कस्बा के सुभाष नगर में रहता हूँ। मेरा नाम शिवराज पाल है। मैंने अपनी पत्नी गीता का कत्ल कर दिया है। उसकी लाश घर में पड़ी है। मैं अपना गुनाह कबूल करने थाने आया हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर लें। कत्ल का नाम सुनते ही थाना प्रभारी चौंक पड़े। उन्होंने तत्काल उसे कस्टडी में ले लिया। फिर उससे पूछा, तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? साहब, वो बदचलन थी। हवस का भूत उस पर सवार रहता था। उसने घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। बीती शाम मैं पड़ोस के गांव में गया था। वहां रिश्तेदार के घर शादी थी। सुबह 4 बजे घर आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी खटखटाए और आवाज लगाए, लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। बार बार कुंडी खटखटाने पर भी जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे उस पर शक हुआ। आधे घंटे बाद उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे। मैं समझ गया कि यार के साथ रंगलियां मना रही थी। मैंने उससे सवाल जवाब किया तो वह मुझसे ही भिड़ गई। तब गुस्से में मैंने उसे चापर से काट डाला। चूंकि मामला जवान महिला की हत्या का था, अतः थाना प्रभारी J.P. पाल ने कत्ल की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। उसके बाद कातिल शिवराज पाल को साथ लेकर उसके सुभाष नगर स्थित घर पहुंचे। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। घर के बाहर निर्माणाधीन मकान में मृतका गीता की लाश पड़ी थी। उसका कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया था। गर्दन, पेट व पीठ पर 3 जख्म थे, जिससे खून रिस रहा था। मृतका की उम्र 33 साल के आसपास थी और उसका शरीर स्वस्थ था। शव के पास ही खून सना चापर पड़ा था, जिससे गीता की हत्या की गई थी। पुलिस ने आला कत्ल चापर सुरक्षित कर लिया। इंस्पेक्टर J.P. पाल घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर जालौन के एसपी यशवीर सिंह, एएसपी राकेश सिंह तथा डीएसपी विजयानंद आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा कातिल शिवराज से पूछताछ की। इसके अलावा पड़ोसियों तथा घर के अन्य लोगों से भी जानकारी ली। निरीक्षण तथा पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी J.P. पाल को आदेश दिया कि वह शव का पंचनामा भरकर तत्काल पोस्टमार्टम भेजे तथा कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे। आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने मृतका गीता के शव का पंचनामा भरा, खून आलूदा मिट्टी का नमूना रासायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित किया और फिर शव को पोस्टमार्टम हेतु जालौन के जिला अस्पताल भिजवा दिया। चूंकि पत्नी के कातिल शिवराज पाल ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल चापर भी बरामद हो गया था, अतः थाना प्रभारी J.P. पाल ने स्वयं वादी बनकर भादमवी की धारा 302 के तहत शिवराज पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पति द्वारा बदचलन पत्नी की हत्या करने की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कालपी कस्बा निवासी राजेश पाल की सबसे छोटी बेटी थी गीता। गीता से बड़ी 2 बहनें थीं। उनका ब्याह हो चुका था। गीता अपनी दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। युवावस्था में कदम रखते ही उसकी सुंदरता में गजब का निखार आ गया था। यौवन के बोझ से लदी जब वह घर से गुजरती तो युवक उसकी अदाओं पर मर मिट जाते थे। 18 बसंत पार करने के बाद राजेश पाल ने गीता की शादी जालौन जिले के कस्बा रामपुरा के मोहल्ला सुभाषनगर निवासी सूरज पाल के बेटे शिवराज पाल के साथ कर दी। शिवराज पाल औसत कद काठी का सामान्य युवक था। शिवराज भी पिता के साथ खेतीबाड़ी करता था। सामान्य युवक को अगर चांद सी खूबसूरत बीवी मिल जाए तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। गीता को पाकर शिवराज भी फूला नहीं समा रहा था। सुहागरात को उसने बीवी का घूंघट उठाया तो गीता का हसीन चेहरा अपलक निहारता रह गया। सांचे में ढला गीता का शरीर इतना मादक था कि शिवराज सब्र न रख सका। वह बीवी के नाजुक अंगों को इस तरह चूमने लगा जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। फिर वह बिना बीवी की भावनाओं को जगाए उसके शबाब के सागर में उतर गया। जल्दबाजी का परिणाम ये हुआ कि गीता को अभी कामना के झोंकों ने छुआ ही था कि शिवराज के यौवन के पेड़ से झझरा कर पत्ते गिर गए। गीता के सारे सपने रेत के महल की तरह ढह गए। शिवराज तो तृप्त हो गया, लेकिन गीता अतृप्त ही रह गई।
आने वाली अगली रातों में भी ऐसा ही होता रहा। गीता का बदन शीतल ही पड़ा रहता और शिवराज तब तक हौंफ चुका होता। इससे गीता समझ गई कि पति उसके तन की प्यास बुझाने के काबिल नहीं है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शिवराज की बाहों में गीता खुद को आधा अधूरा ही पाती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। इस बीच एक के बाद एक गीता ने 2 बेटों अनुज और वरुण को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद घर का खर्च बढ़ा तो शिवराज को उनके पालन पोषण की चिंता सताने लगी। वह कस्बे में रहकर वह खेती बाड़ी करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। खेती किसानी के बलबूते वह मनचाही जिंदगी नहीं जी सकता था। वह चाहता था कि कस्बे के अन्य युवकों की तरह वह भी शहर जाकर पैसा कमाए। शिवराज पाल का एक रिश्तेदार राजू दिल्ली स्थित मदर डेयरी में काम करता था। एक बार राजू जब घर आया तो शिवराज ने उसे अपनी नौकरी लगवाने की बात कही। राजू अपने साथ उसे ले गया और मदर डेयरी में मजदूर के तौर पर उसकी नौकरी लगवा दी। शिवराज 10,000 रुपये महीने में कमा लेता था। अपना खर्चा निकालकर 5,000 रुपये हर महीने बचा लेता था। ये पैसा वह गीता के हाथ पर रख देता था। इन पैसों से गीता बच्चों की पढ़ाई तथा घर का खर्च चलाती थी। गीता भी अब खुश थी, लेकिन उसे यह आधी अधूरी खुशी महीने 2 महीने में सिर्फ 2-3 दिन ही मिलती थी। शिवराज महीने 2 महीने में 2-3 दिन के लिए ही घर आता था। वे 2-3 रातें ही गीता को पति की बाहों में मचलने को मिलती थी। उन रातों में भी शिवराज ठीक से उसके शरीर को शीतल नहीं कर पाता था। एक तो पति से मिलने वाला आधा अधूरा सुख, दूसरा लंबी जुदाई। गीता का मन बहकने लगा। वह अपनी देह की ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी। उसने इस बारे में गहराई से विचार किया तो यह निर्णय लिया कि उसे अपनी कामनाओं का साथी किसी ऐसे युवक को बनाना चाहिए जो एक तो उम्र में उससे छोटा हो, दूसरा उनके रिश्ते पर कोई शक न कर सके। गीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अजय उसकी नजरों में चढ़ गया। अजय शिवराज का चचेरा भाई था, पड़ोस में ही रहता था। वह अविवाहित होने के साथ शरीर से हृष्ट-पुष्ट था। अजय गीता का बहुत सम्मान करता था और उसका कोई भी काम बिन कहे ही कर देता था। शिवराज के घर उसका बेधड़क आना जाना था। 25 वर्षीय अजय दूध का व्यवसाय करता था। वह दूध डेयरी पर बैठता था और दूध की खरीद फरोख्त करता था। इस व्यवसाय से उसे अच्छी कमाई थी। वह बनसंवर कर रहता था और खूब खर्च करता था। गीता के बच्चे भी उसके साथ हिलमिल गए थे। गीता की नजरों में देवर चढ़ा तो वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करने लगी। अजय भी चंचल भाभी की बातों में खूब रस लेता। कभी भी गीता हंसी मजाक में ऐसी बात कह देती जिससे अजय झेप जाता। गीता के मन में पाप समाया तो वह अजय से कुछ ज्यादा ही खुलती चली गई। भाभी की आंखों में एक अजीब सी प्यास देख अजय भी समझ गया कि वह उससे कुछ चाहती है। गीता ने उसकी नजरों की भाषा पढ़ी तो नारी तन के गूढ़ रहस्य को जानने को उतावले अजय को बहाने से वह अपने शबाब की झलक दिखाने लगी। कभी आंचल गिराकर वक्षों की दूधिया घाटियां दिखा देती तो कभी गोरी गोरी रानें। जवानी का पहला फल चखने को उत्साहित अजय भाभी के शबाब की झलक देखता तो उसकी आंखें सुलग उठती। गीता यही तो चाहती थी कि देवर की देह में आग भड़के। जब गीता को लगा कि देवर भाभी की वासना का चूल्हा फूंकने को तैयार है तो उसने एक प्लान बनाया। एक दोपहर जब बच्चे बुआ के घर गए थे और वह घर में अकेली थी तो उसने अजय को फोन करके घर बुलाया। अजय भाभी के घर पहुंचा तो पाया वह चादर ओढ़े बेड पर लेटी है। अजय के अंदर आते ही गीता ने कहा, अजय दरवाजा अंदर से बंद कर दो। अजय ने दरवाजा बंद किया और धड़कते दिल से भाभी के बगल में बैठ गया। गीता ने प्यार से अजय का हाथ पकड़ा और फिर प्यासे स्वर में बोली, अजय तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जमीन की प्यास तभी बुझती है जब उस पर हल चले और बरसात की तेज फुहारें पड़े। तुम्हारे भाई से कुछ नहीं होता। मैं ब्याहता होकर भी आधी अधूरी ही हूँ। वह आग तो लगा देते हैं लेकिन बुझा नहीं पाते, इसलिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ। अजय हतप्रभ था। भाभी इस अंदाज में पेश आएगी उसे उम्मीद न थी। वह कुछ सोच पाता उसके पहले ही गीता फुसफुसाई, देखो तो मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे भैया कभी भी मेरी प्यास नहीं बुझा सके। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? घर की बात घर में ही रहेगी, इसलिए अपना दर्द तुम्हें सुना रही हूँ। कहने के साथ गीता अजय से लिपट गई। जवानी के पायदान पर कदम रख चुके अजय के लिए तो ये सुनहरा मौका था। वह उस वक्त कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं था। एक प्यासी जवान देह उससे लिपटी हुई थी और कामनाओं की भीख मांग रही थी। उससे भी रहा नहीं गया। अजय ने भी उसे बाहों में भर लिया। फिर तो कमरे में सीतकार की आवाजें गूंजने लगी और पूर्ण तृप्ति के बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उस रोज के बाद देवरभा भी पाप की राह पर चलने लगे। गीता खेल खाई थी तो अजय नौजवान।
बिस्तर पर वह उसे जैसे नचाती थी, वह वैसा ही नाचता था। लगभग 2 साल तक दोनों का वासना का खेल बिना बाधा के चलते रहा। कहते हैं पाप ज्यादा दिन छिपता नहीं है। गीता और अजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। गीता को दिन में अजय का साथ पाने का मौका कम मिलता था, अतः वह रात को उसे घर बुला लेती थी। एक रोज जेठानी सरला ने रात में अपनी छत से गीता और अजय को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने यह बात अपने पति मनोज तथा घर की अन्य महिलाओं को बताई। औरतों में कानाफूसी हुई तो कलयुगी भाभी की पापलीला की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। शिवराज पाल को जब बीवी की बेहयाई पता चली तो उसने गीता से जवाब तलब किया। उसने त्रिया चरित्र का सहारा लिया। जिनके पति परदेश में होते हैं, उनकी पत्नियों को इसी तरह बदनाम किया जाता है। अजय घर आता जाता है, हमारा छोटा मोटा काम कर देता है, मुझसे हंस बोल लेता है। बस चलने वालों के दिल पर सांप लौट गया और तुम्हारे कान भर दिए। वह मेरा रिश्ते में देवर है। क्या मुझे रिश्तों की समझ नहीं है? शिवराज के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। उसे बीवी की बात सुनकर चुप रह जाना पड़ा। लेकिन शक ऐसी चीज है जो एक बार पैदा हो गई तो फिर मन को मथती रहती है। शिवराज ने भी बीवी और चचेरे भाई के रिश्ते की असलियत जानने की ठान ली। वह बीवी पर निगरानी रखने लगा। वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी घर आने लगा। घर आने की सूचना वह बीवी को नहीं देता था। एक रोज शिवराज पाल ने गीता और अजय को अमर्यादित स्थिति में पकड़ लिया। शिवराज ने दोनों की खूब पिटाई की और उन्हें धमकी दी कि भविष्य में यदि दोनों ने ये दोहराया तो वह दोनों को चापर से काट देगा। उस वक्त जान बचाने के लिए दोनों ने माफी मांगते हुए शिवराज को वचन दिया कि वे आइंदा गलती नहीं करेंगे। वासना की लत ऐसी लत है जिसके लिए इंसान किसी अंजाम की परवाह नहीं करता। शिवराज पाल की इस धमकी का न तो गीता पर असर पड़ा और न ही अजय पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब दोनों मिलन में सावधानी बरतने लगे। दिन के वक्त अजय ने गीता के घर जाना बंद कर दिया था।